नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है हमारे चैनल के ऊपर एमसीक्यू और आपके रेगिस्तान को लेकर के फोर्थ सेमेस्टर की जो क्लास थी वो एक अपलोड कर दी गई है। हम दावे के साथ कह सकते हैं उस क्लास से बाहर एमसीक्यू वाला और रेगिस्तान वाला क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो उस क्लास को यदि आपने अभी तक देखा नहीं है तो उस क्लास को हमारे चैनल के ऊपर जाकर के देख लीजिएगा। वह क्लास आपको मिल जाएगी और आपके जो है उस क्लास के अंदर जो है आपके 42 मिनट के अंदर हमने एमसीक्यू वाले और रेगिस्तान वाले क्वेश्चन पूरे के पूरे कवर करवा दिए हैं। उस क्लास को आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं रहेगा। वह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी और उस क्लास से एमसीक्यू और रेगिस्तान वाले जो क्वेश्चन हैं वो पूरे के पूरे देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने जितने भी सेमेस्टर के एग्जाम के अंदर जो हमने मैटर उपलब्ध करवाया है उसके हिसाब से हम दावे के साथ कह सकते हैं वह क्लास अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से हमने उस क्लास को मॉडिफाई किया है, तो वह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। और इस क्लास के अंदर आपके लघुतरात्मक वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये क्लास भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर वही प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं जो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे पहले आप सभी को हम बताते हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज। आप ही के लिए ये चैनल समर्पित है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इन क्लासेस का फ़ायदा आप उठाइएगा और ऐसा मैटर आपको कहीं पर भी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। ये क्लासेज हम आपको जो उपलब्ध करवा रहे हैं बहुत ही मेहनत के साथ रिकॉर्ड की जाती है, बहुत ही शानदार तरीके से ये मैटर आपको उपलब्ध करवाया जाता है। तो इन क्लासेज का आप ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। एग्ज़ाम के बहुत कुछ ही दिन बचे हैं आपके, इन दिनों के अंदर आप जो है इन क्लासेज का फ़ायदा उठाइएगा। अपने दोस्तों को इन क्लासेज को साझा कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और इस क्लास को आप 2 से 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपका एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल, उन सभी का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। जितने भी हमारे द्वारा संचालित चैनल है उन सभी का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर समय समय पर आपको अपडेटें दी जाती है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मारक की लोहा और रक्त नीति क्या थी। तो ये क्या थी कि ओट्टो वॉन जो बिस्मारक है, जो कि प्रशा जो कि बाद में जर्मनी था का प्रधानमंत्री था, और उसकी सबसे प्रसिद्ध जो नीति थी वो थी लोहा और रक्त यानी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी। और ये जो नीति थी वो 1862 में बिस्मारक द्वारा जो है आपके प्रशा की संसद में दिए गए प्रसिद्ध भाषण के दौरान सामने आई थी। और इस नीति का मूल जो विचार था वो केवल भाषणों और लोकतांत्रिक प्रस्तावों से राष्ट्र निर्माण या एकीकरण संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए सैन्य शक्ति और युद्ध जैसे कठोर उपाय आवश्यक है, ऐसा बिस्मारक का कहना था। और बिस्मारक का मानना था कि इतिहास में महत्वपूर्ण निर्णय जो है केवल लोहा और रक्त यानी ताकत और बल से ही लिए जाते हैं। बिस्मार्क ने इस नीति को व्यवहार में उतारते हुए 3 बड़े युद्ध लड़े थे। पहला डेनमार्क के साथ लड़ा था 1864 के अंदर, दूसरा ऑस्ट्रिया के साथ लड़ा था 1866 में, और तीसरा फ्रांस के साथ लड़ा था 1870 और 71 के अंदर। वो युद्ध है वो लड़े हो। युद्धों के माध्यम से बिस्मार्क ने जर्मनी के विभिन्न राज्यों को एकजुट कर दिया और एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य की नींव रखी। और उसकी इस नीति ने यूरोप में शक्ति संतुलन को पूरी तरह क्या कर दिया था, बदल दिया था। और जर्मनी को एक बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित इनके द्वारा किया गया था। और इस नीति की आलोचना भी देखने को मिली थी और युद्ध और हिंसा को इनके द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रीय नीति का जो है हिंसा इनके द्वारा बना दिया गया था। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में ये जो रणनीति है वो जर्मनी के लिए अत्यंत सफल रणनीति जो है देखने को मिली थी। और बिस्मार्क को आधुनिक जर्मनी का निर्माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1870 में जो है आपके फ्रेंको पर्शियन युद्ध के कारण और परिणाम क्या थे। तो फ्रेंको पर्शियन युद्ध जो 1870-71 के अंदर हुआ हो, इस युद्ध का यूरोपीय राजनीति में एक निर्णायक मोड़ था, जिसने न केवल जर्मनी का एकीकरण किया बल्कि फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया था। और इस युद्ध का मुख्य जो कारण है वो फ्रांस और प्रशा के बीच बढ़ता क्षेत्रीय और राजनीतिक जो तनाव था वो रहा है। और बिस्मार्क चाहता था कि जर्मनी का जो दक्षिणी भाग भी उत्तरी राज्यों के साथ एकजुट हो जाए, जिसके लिए उसे एक बाहरी शत्रु की आवश्यकता थी।
और उसने फ्रांस को उकसाने के लिए एम्स टेलीग्राम का उपयोग किया और जिससे फ्रांसीसी जनता में आक्रोश भड़का। युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई थी। युद्ध की शुरुआत फ्रांस ने की थी, लेकिन प्रशा ने जबरदस्त सैन्य संगठन और आधुनिक हथियारों के बल पर फ्रांस का निर्णायक रूप से हरा दिया था। और सेडान की लड़ाई में फ्रांस के जो सम्राट थे नेपोलियन तृतीय को बंदी बना लिया गया और इसके बाद पेरिस पर घेरा डाला गया। अंततः क्या होता है कि फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया था और युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1871 में वर्साए के महल में जर्मन सम्राट की घोषणा आपके की गई थी। और इस युद्ध के बाद आपके फ्रांस को अपमान का अनुभव हुआ और उसने अल्सेस और लॉरेन जैसे महत्वपूर्ण प्रांत जर्मनी को सौंपने पड़े, जो बाद में फ्रांस के लिए बदले की भावना का स्रोत बने। और ये युद्ध भविष्य में प्रथम विश्व युद्ध के बीज बोने वाला सिद्ध हुआ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बिस्मार्क की विदेश नीति के प्रमुख तत्व कौन से थे। तो इनकी विदेश नीति के प्रमुख तत्व ये थे कि बिस्मार्क की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य था नवगठित जर्मनी की सुरक्षा सुनिश्चित करना और फ्रांस और यूरोपीय राजनीति में अलग थलग रखना। और उसकी नीति आपकी 3 प्रमुख स्तंभों पर क्या थी, आधारित थी। फ्रांस को मित्रों से वंचित रखना और आपके यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना और जर्मनी को युद्ध से दूर रखना। और बिस्मार्क ने यह महसूस किया कि फ्रांस से फ्रैंको प्रेशियन युद्ध में अपमानित हुआ था, बदला लेने के लिए सक्रिय प्रयास करेगा। इसलिए उसने फ्रांस को यूरोप के किसी भी अन्य राष्ट्र से न जुड़ने देने की कूटनीति अपनाई थी। और इस युद्ध से उसने 1873 में 3 सम्राटों की संधि आपकी कराई, जो यूरोप में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास था। जब यह संधि अस्थिर हुई तो 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ ड्यूल अलायंस और आपके 1882 में इटली को जोड़ करके ट्रिपल अलायंस बनाई गई। 1887 में रूस के साथ आपके री इंश्योरेंस से आपकी ट्रीटी भी की गई और ताकि पूर्व से खतरे को कम किया जा सके। उसके बाद हम बात करें तो बिस्मार्क की विदेश नीति जो थी आपके बिस्मार्क की, उसके अंदर आपके संतुलन, संयम और दूरदर्शिता थी। वह जानता था कि एक नवोदित राष्ट्र को आपके बहुत अधिक संघर्षों से बचना चाहिए और उसकी नीति ने 20 वर्षों तक यूरोप में शांति बनाए रखी। किंतु उसके पद त्यागने के बाद जर्मनी की विदेश नीति आक्रामक हो गई और यही प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी थी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। तो उपनिवेशवाद क्या था और इसके क्या प्रमुख कारण थे। तो उपनिवेशवाद की बात करें तो वह प्रक्रिया थी जिसमें एक शक्तिशाली देश किसी अन्य कमजोर देश या क्षेत्र पर अधिकार करके वहां की प्राकृतिक संपदा, श्रम बाजार का शोषण करता है। 19वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद ने विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका के देशों को अपने शिकंजे में ले लिया। यूरोपीय शक्तियों ने इन क्षेत्रों पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित किया और स्थानीय शासन को समाप्त कर दिया था। और उपनिवेशवाद के प्रमुख कारणों में सबसे पहला जो कारण रहा है वो औद्योगिक क्रांति रहा है। और इस क्रांति के बाद यूरोपीय देशों को कच्चे माल की भारी आवश्यकता हुई और साथ ही उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए नए बाजारों की खोज जरूरी हो गई। और इसके लिए अतिरिक्त राष्ट्रीय गौरव, सैन्य प्रभुत्व, जनसंख्या विस्तार और ईसाई धर्म प्रचार भी उपनिवेशवाद को बढ़ावा देने वाले कारण बने। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम आदि देशों ने अफ्रीका और एशिया में बड़े बड़े क्षेत्र अपने अधीन कर लिए। भारत, मिस्र और नाइजीरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे अनेक देश इस प्रक्रिया में उपनिवेश बन गए। उपनिवेशवाद ने एक और तो आधुनिक संस्थाएं और बुनियादी ढांचे दिए, लेकिन दूसरी ओर आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक विनाश और राजनीतिक पराधीनता भी लाया।
और ये शोषण इतना गहरा था कि आज़ादी के बाद भी उपनिवेशित देशों को दशकों तक इसकी कीमत चुकानी पड़ी। प्रश्न संख्या 5 है कि 19वीं सदी के अंत में यूरोप में गठबंधन प्रणाली का विकास कैसे हुआ था। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोपीय राजनीति में शक्ति संतुलन जो है बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों के बीच गठबंधन प्रणाली का विकास हुआ। और इस प्रणाली का उद्देश्य जो था, उद्देश्य वो किसी एक राष्ट्र को अत्यधिक शक्तिशाली होने से रोकना और आपसी युद्धों की संभावनाओं को सीमित करना था। जर्मनी के एकीकरण और बिस्मार्क की विदेश नीति ने इस प्रणाली को जो है प्रारंभिक दिशा दी थी। बिस्मार्क ने जो है सबसे पहले 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ ड्यूल अलायंस किया और जिसका उद्देश्य यह था कि रूस और फ्रांस के संभावित खतरे से सुरक्षा। और फिर 1882 में इटली को जोड़ करके ट्रिपल अलायंस बनाई गई, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली जैसे देश शामिल थे। ये गठबंधन मुख्यतः फ्रांस और रूस के विरुद्ध संतुलन बनाए रखने के लिए था और इसके जवाब में फ्रांस ने रूस में नज़दीकी बढ़ाई और अंततः 1904 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एंटेंट संधि हुई। फिर 1907 में रूस को शामिल कर ट्रिपल जो है एंटेंट फ्रांस, रूस और इंग्लैंड का गठन हुआ और इस प्रकार यूरोप दो विपरीत गुटों में जो है बंट गया था। और गठबंधन प्रणाली का उद्देश्य तो शांति बनाए रखना था, लेकिन इसका परिणाम जो है उल्टा हुआ। ये प्रणाली अत्यधिक जटिल और अविश्वासी थी। किसी भी छोटी घटना से पूरा यूरोप युद्ध में झोंका जा सकता था, जैसे कि 1914 में हुआ था। प्रश्न संख्या 6 है कि बर्लिन कांग्रेस से 1878 के उद्देश्य और परिणाम क्या थे। तो बर्लिन कांग्रेस का आयोजन 1878 में जर्मनी के बिस्मार्क द्वारा किया गया था और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो 1877 और 78 के रूस से तुर्क युद्ध के बाद उत्पन्न हुए बाल्कन संकट का समाधान करना था और यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना था। और इस युद्ध के बाद रूस ने जो है आपके संतेफानों की संधि कर बाल्कन में अपना जो है प्रभाव बढ़ा लिया और जिससे इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया चिंतित हो उठे। और बिस्मार्क जो आपके स्वयं को ईमानदार दलाल मानता था, ने यूरोपीय शक्तियों को बर्लिन में आमंत्रित किया और इस कांग्रेस में रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, तुर्की प्रतिनिधि आदि जो है आपके प्रतिनिधि उपस्थित थे। सम्मेलन के तहत जो है आपके संतेफानो संधि को निरस्त किया गया और बुल्गारिया को विभाजित कर छोटा बना दिया गया। ऑस्ट्रिया को जो है बोस्निया और अर्जेगोविना का जो है प्रशासनिक नियंत्रण दिया गया था, जिससे रूस को असंतोष हुआ। इस कांग्रेस से यूरोप में तत्कालीन तनाव कम हुआ था, लेकिन रूस और आपके ऑस्ट्रिया के बीच जो है संबंध बिगड़ गए थे। साथ ही बाल्कन राज्यों में असंतोष और अस्थिरता बनी रही, जिससे आगे चल कर के बाल्कन संकट और प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका तैयार की और बिस्मार्क की भूमिका तत्कालीन समय में सराही गई और पर दीर्घकाल में यह समाधान टिकाऊ नहीं रहा। प्रश्न संख्या 7 है कि प्रथम मोरको संकट 1905 में हुआ था, वो क्या था। तो प्रथम मोरको संकट जो 1905 में उत्पन्न हुआ था, यह संकट यूरोप में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय तनाव का प्रतीक बनाया गया था और इस संकट की जड़ें फ्रांस की विस्तारवादी नीति थी, जो कि मोरको पर देशों के बीच 1904 में एंटेंट कॉर्डियल नामक समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन ने मोरको में फ्रांस के विशेषाधिकार को स्वीकार किया था। और फ्रांस की इस नीति से जर्मनी चिंतित था, क्योंकि वह उत्तरी अफ्रीका में फ्रांस के बढ़ते प्रभाव को यूरोप में शक्ति संतुलन के लिए खतरा मानता था। और कैसर विल्हेम द्वितीय ने मोरको की राजधानी आपके जो है कौन सी थी,
टेंजियर का दौरा किया और वहां के सुल्तान से मिलकर मोरक्को की स्वतंत्रता का समर्थन किया था। ये कदम जो है फ्रांस के लिए सीधी चुनौती थी और संकट की शुरुआत हो गई थी। और इस संकट के समाधान हेतु 1906 में स्पेन के शहर जो आपके अल्जेसिरास में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया था। अधिकांश यूरोपीय देशों ने फ्रांस के रुख का समर्थन किया और जर्मनी को राजनीतिक रूप से पराजय झेलनी पड़ी। हालांकि युद्ध टल गया था, परंतु इस घटना ने यूरोप जो था उसको दो विरोधी गुटों में और स्पष्ट रूप से बांट दिया था। यह संकट प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका तैयार करने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना बन गया। प्रश्न संख्या 8 है कि आपके पेशलावाद क्या था। तो पेशलावाद जो था 19वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में विकसित एक राजनीति और सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य सभी स्लाव जातियों को एकजुट करना था। और ये विचार जो है विशेष पूर्वी और दक्षिण पूर्वी यूरोप के लोकप्रिय हुआ था, जहाँ स्लाव जातियाँ तुर्की, ऑस्ट्रिया, अन्य साम्राज्यों में के अधीन थी। इस विचारधारा के पीछे रूस की विशेष भूमिका थी, क्योंकि वह स्वयं को स्लाव लोगों का रक्षक और मार्गदर्शक मानता था। रूस चाहता था कि बाल्कन क्षेत्र के स्लाव लोग जैसे जैसे आपके सर्ब, बोस्नियाई और आपके क्रोएटस आदि एकजुट होकर अपने शासकों से मुक्ति पाए और अंततः रूस के प्रभाव में आ जाए। ये आंदोलन जो था, ये आंदोलन है ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए गंभीर खतरा बन गया, क्योंकि वहाँ भी बड़ी संख्या में स्लाव जातियाँ निवास करती थी, जो विद्रोह की भावना से ओतप्रोत हो गई। पेशलाववाद के कारण ऑस्ट्रिया और रूस के बीच तनाव बढ़ा। सर्बिया जो स्लाव राष्ट्रवाद का नेतृत्व कर रहा था, रूस का घनिष्ठ सहयोगी बन गया। और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सर्ब राष्ट्रवादियों द्वारा ऑस्ट्रियाई राजकुमार फ्रांज फर्डिनेंड की 1914 में हत्या कर दी गई, जिससे प्रथम विश्व युद्ध की चिंगारी सुलग उठी। इस प्रकार पेशलाववाद केवल एक सांस्कृतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यूरोपीय राजनीति में उथल-पुथल और टकराव का कारण बना था। और इसने राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा दिया और यूरोपीय शक्तियों के बीच बेमन से और गहरा कर दिया था। बाल्कन संकट के कारण और प्रभाव क्या रहे हैं। तो बाल्कन संकट यूरोप के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र बाल्कन में उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय टकराव का परिणाम था। इस संकट के कई कारण थे। सबसे पहला कारण है और सबसे प्रमुख जो कारण था वो पेशलाववाद और स्लाव जातियों की स्वतंत्रता की आकांक्षा। और बाल्कन क्षेत्र लंबे समय से तुर्क साम्राज्य के अधीन था और वहाँ की जातियाँ स्वतंत्रता चाहती थी। दूसरा जो कारण रहा है वो रूस और ऑस्ट्रिया की हंगरी के बीच प्रभुत्व की होड़। रूस जो था वो पेशलाववाद का समर्थन करता था, जबकि ऑस्ट्रिया अपनी साम्राज्यवादी सत्ता को बनाए रखना चाहता था। 1908 में ऑस्ट्रिया ने जो है बोस्निया हर्जेगोविना को अपने में मिला लिया, और जिससे सर्बिया और रूस नाराज हो गए। के बाद 1912 और 13 में दो बाल्कन युद्ध हुए। पहले में बाल्कन लीग सर्बिया और बुल्गारिया, ग्रीस और मोंटेनेग्रो ने तुर्कों को हराया, लेकिन दूसरे युद्ध में वही देश आपस में भिड़ गए। इससे क्षेत्र और अस्थिर हो गया था। 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांज फर्डिनेंड की सर्ब राष्ट्रवादी द्वारा हत्या ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। परिणामस्वरूप ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया और अन्य देश भी अपने गठबंधनों के अनुसार युद्ध में शामिल हो गए। और इस तरह बाल्कन संकट प्रथम विश्व युद्ध की सीधी पृष्ठभूमि जो है आपके बन गया था। और प्रश्न संख्या 10 है कि 1870 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव क्या था। तो 1870 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद एक अत्यंत प्रभावशाली राजनीति और सामाजिक विचार बन गया। ये भावना लोगों में अपनी भाषा, संस्कृति, जातीयता और इतिहास के प्रति गौरव पैदा करती थी और उन्हें एक संगठित राष्ट्र राज्य और प्रतीत करती थी। जर्मनी और इटली का एकीकरण राष्ट्रवाद की भावना का ही परिणाम था, जिसने यूरोप की राजनीति को
बनाया, नया रूप जो है दिया था। और यूरोप में राष्ट्रवाद ने अनेक सकारात्मक प्रभाव डाले, जैसे लोगों की एकता, राजनीतिक चेतना, स्वतंत्रता की आकांक्षा आदि। लेकिन धीरे धीरे ये भावना उग्र और आक्रामक बन गई थी और एक राष्ट्र के हित को सर्वोपरि मानने की प्रवृत्ति ने अन्य राष्ट्रों के प्रति घृणा को जन्म दिया। राष्ट्रवाद का एक और पहलू था उपनिवेशवाद और सैन्यवाद का समर्थन। राष्ट्रों ने अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए युद्ध को महत्व देना शुरू कर दिया और हथियारों की दौड़, सैन्य समझौते और प्रतिद्वंदिता बढ़ाने लगी। स्लाव राष्ट्रवाद पेशवावाद, फ्रांस का बदले की भावना से प्रेरित राष्ट्रवाद, ये सब मिलकर यूरोप को युद्ध के कगार पर ले आए। और राष्ट्रवाद ने लोगों को जोड़ा, लेकिन साथ ही उन्हें अन्य जातियों और देशों के विरुद्ध भी भड़काया। अंततः यही राष्ट्रवाद प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बना था। तो आज की क्लास के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो कि आपके लघुत्तरात्मक वाले क्वेश्चन थे, उनको हमने कवर अप कर लिया है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शुरू से एंड तक क्लास को आपने जो देखा है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।